बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट वीक के अंदर हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है वो हमने स्टार्ट किया था, और उस चैप्टर का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लास्ट वीक में हमने मॉडल्स देखे थे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, वो है पॉपुलेशन डायनामिक मॉडल देखा था, रेडियो एक्टिव डिके और कार्बन डेटिंग, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको हमने डिस्कस किया था और उनके सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे वो, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। फिर हम इसी लेक्चर के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को देखेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हम होती क्या हैं और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स की। इसके अलावा हम आज ही अपना नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसमें हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, और ये कुछ स्टेप्स हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फिनोमेना अकर करता है रियल लाइफ में, असल में हम रिवाइज करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट को, जो हमने पिछले वीक में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, जब वो अकर करेगा तो हमारे पास दो किस्म के इक्वेशंस जनरेट होती हैं रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर स्टैटिक फिनोमेना है तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, और अगर हमारे पास अगर डायनामिक फिनोमेना है तो फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है? उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होगी। तो उस थ्योरी की मदद से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की या मैथमेटिकल लैंग्वेज में उस वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल मॉडल। तो अब उस मैथमेटिकल मॉडल जब हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टास्क जो हमारा होता है वो है कि उस मॉडल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो हम उस मॉडल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और वही हमारी वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम आज जो स्टार्ट करते हैं इसी एप्लीकेशन ऑफ हायर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमारे पास एक मॉडल है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और हीटिंग। अच्छा, इसी मॉडल को हम कूलिंग मॉडल भी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं और न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। एक्चुअली ये कहता क्या है, पहले है मैं इसकी एक छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके साथ शेयर कर लूँ कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और हीटिंग का मतलब क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और हीटिंग ये कहता है कि अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी, अब ये जो बॉडी है इस पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि ये बॉडी लिविंग बॉडी होगी या नॉन लिविंग होगी, कोई भी बॉडी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह दें वो भी ठीक है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेट ऑफ चेंज, या मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the
difference between body's temperature and ambient टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर और जो हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब है कि जो भी बॉडी जिस जगह भी पड़ी हुई है तो उसके इर्द गिर्द का जो माहौल का टेम्परेचर है, इर्द गिर्द की जो जगह है उसका जो टेम्परेचर है वो। तो कहा क्या क्या है, इसको दोबारा से हम ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी। मैं अगर ये कहता हूँ कि लेट कैपिटल टी इज़ यूज़ नहीं करेंगे, जब भी लेट यूज आप करेंगे तो हमेशा बी जो है वो प्रीपोजिशन आपने यूज़ करनी है। तो लेट कैपिटल टी बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, देन रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, यानी टाइम के लिहाज से इस बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज है, यानी कैपिटल डी टी ओवर स्मॉल डी टी, it is actually directly proportional to the difference between the body temperature and ambient temperature। हमारे टेक्स्ट बुक इस ambient temperature को मीडियम टेम्परेचर बोल रहा है या टी एम से डिनोट कर रहा है। ये टी एम इज़ अ कांस्टेंट और ये हमें नोन होगा हर केस के अंदर कि हमारे पास अगर हमारे पास एम्बियंट टेम्परेचर मतलब रूम का टेम्परेचर है तो रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे कंसिडर होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, या हमारे पास जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो ये टी एम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। और ये जो कैपिटल टी है ये वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, तो इक्वल साइंस के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी, डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टाइम। यहाँ पे ये जो के है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये जो के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि आपके पास ये जो प्रॉब्लम बनेगी ये हीटिंग की प्रॉब्लम बनेगी या कूलिंग की प्रॉब्लम बनेगी। अब याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये जो के है ये के अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हीटिंग की प्रॉब्लम है। और अगर के की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये हमारे पास किसकी प्रॉब्लम है, कूलिंग की प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है हमारे पास के इक्वल टू ज़ीरो हो। हाँ, अगर के इक्वल टू ज़ीरो है तो देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें ये के ज़ीरो हो गया, अगर ये के ज़ीरो हो गया तो जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। what it's mean that there does not exist any change in a temperature। तो इसका मतलब है कि अब बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी टाइम के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के की वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी। जब चेंज ही नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन सकती है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ताल्लुक
रेट ऑफ चेंज से है। अच्छा, अब अगली बात, यहाँ पे एक और कंडीशन भी गिवन है। ये कंडीशन हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर लेट्स सपोज टी नॉट है, तो टी एट ज़ीरो इज इक्वल टू टी नॉट हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, तो इस इनिशियल टेम्परेचर को हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये एक जनरलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये सेपरेबल इक्वेशन भी है और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन भी है, तो इसको मैं जो टेक्निक यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए वो सेपरेबल इक्वेशन है। तो t माइनस टी एम को मैं डी टी वाली साइड पे ले जाता हूँ और डी टी को k टाइम ऑफ डी टी में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस टी एम विच इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी टी। तो यहाँ से